अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। ये लेक्चर क्लास 10th की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 पर है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। ये डीके प्रोसेस से गुजरते हैं और मोर स्टेबल न्यूक्लियाइड्स में चेंज हो जाते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 तक होता है, मोस्टली न्यूक्लियाइड्स इनमें से स्टेबल होते हैं। अब इन स्टेबल न्यूक्लियाइड्स को किस तरह से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आज हम पढ़ेंगे। और अगर इन स्टेबल न्यूक्लियाइड्स पे बम्बार्डमेंट की जाए पार्टिकल्स की, तो पेरेंट न्यूक्लियाइड जो कि स्टेबल होते हैं ये अनस्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन अनस्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड्स को रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। एक दफा हम फिर देखते हैं कि जब स्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाइड पे अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये अनस्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी इन्हें कहा जाता है। तो जब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनते हैं तो साथ में कुछ पार्टिकल एमिट होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। इनकी हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सोडियम 23 ये एक स्टेबल न्यूक्लियाइड है। अगर इसका न्यूक्लियर रिएक्शन एक न्यूट्रॉन से कराया जाए, ये बम्बार्डमेंट की जाए, तो क्या होगा, ये सोडियम 24 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा और ये सोडियम का रेडियो आइसोटोप है और गैमा रेडिएशन एमिट होगी साथ। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम 27 है, ये स्टेबल है, इस पे अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस, इसके साथ अगर इनका रिएक्शन कराया जाए तो ये फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, P30, और इसके साथ एक न्यूट्रॉन एमिट होता है। इक्वेशन को हम देखते हैं। एटॉमिक नंबर 13 था, 2 प्रोटॉन प्लस हुए 15, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एलिमेंट चेंज हो गया, एल्यूमिनियम से फास्फोरस। और एटॉमिक वेट 27 प्लस 4 31 होना चाहिए, ये 30 हुआ और एक न्यूट्रॉन एमिट हो गया। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, जिनमें सबसे पहले है ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब है ट्रेस से निकला है, ये कि किसी चीज़ को ढूंढ लेना या तलाश कर लेना। ये ट्रेसर मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। तो हम इसे देखेंगे कि ये रेडियो आइसोटोप एज ए ट्रेसर किस तरह से काम करता है मेडिसिन में। अगर किसी शख्स को कैंसर हो तो मुख्तलिफ टेस्ट से ये पता चल जाता है कि इसे कैंसर है, लेकिन ये नहीं पता चलता कैंसर बॉडी में कहाँ तक फैला हुआ है। तो एक ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है जिसे कैरियर मेडिसिन कहते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन होती है, एक ऐसा केमिकल होता है कि जो कैंसर टिश्यूज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कि जिन टिश्यूज़ में कैंसर होता है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके साथ रेडियो आइसोटोप एक अटैच कर दिया जाता है इस कैरियर मॉलिक्यूल के साथ। ये इस तरह से अटैच हो जाता है, फिर इसे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर ये ब्लड में शामिल हो जाता है। ये अफेक्टेड पार्ट है हमारा, ये टिश्यूज़ हैं। तो ये ब्लड में आ गया और ये इन्हीं टिश्यूज़ में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये एब्जॉर्ब हो गया, इसमें रेडियो आइसोटोप शामिल है इस मेडिसिन में, तो ये रेडिएशन एमिट करेगा जिसे हम स्कैन कर लेंगे। इस तरह से स्कैनिंग कर ली जाती है और एक इमेज आ जाता है जिससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। इस तरह से ट्रेसर वर्क करता है। अब हम इसकी बुक वाली एग्जाम्पल उसे देखते हैं। थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स में अगर कैंसर हो तो ये थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये हमारी नेक में होते हैं। अगर यहाँ कैंसर हो तो उसे किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा, ये ओरल इनटेक के ज़रिए आयोडीन 131, ये आयोडीन 131
आयोडीन का रेडियो आइसोटोप है, 131 इसका एटॉमिक मास है। तो ये ओरल इनटेक के ज़रिए लिया जाता है, ये स्टोमिक से होती हुई इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ से ब्लड में शामिल हो जाती है और ये सारी आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड्स में आ जाती है। यहाँ से फिर हम इसमें से निकलने वाली रेडिएशन से इमेज ले लेते हैं, तो ये किल भी करती है कैंसर को और यहाँ से हमें इमेज भी मिल जाता है। इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर की जो है हम इमेज ले लेते हैं। तो ये मेडिसिन में एज ए ट्रेसर इस तरह से यूज़ होती है। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में फास्फेट एब्जॉर्प्शन, कि कोई प्लांट कितनी फास्फोरस यूज़ करेगा। अगर किसी प्लांट, कोई स्पेसिफिक प्लांट है, अगर उसे कम फास्फेट दी जाएगी तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, ज़्यादा दे दी जाएगी तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि किसी प्लांट में फास्फोरस 32, ये फास्फोरस का रेडियो आइसोटोप है, ये प्लांट को दिया जाता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है इसे और उसके बाद फिर रेडिएशन के ज़रिए मेजर कर लिया जाता है कि इसने कितनी फास्फोरस एब्जॉर्ब की है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री में डैमेज मशीन पार्ट्स। तो मशीन पार्ट्स डैमेज जो है उसका भी हमें पता चल जाता है रेडिएशन के ज़रिए। इमेज ले लिए जाते हैं, रेडिएशन जो है वो एक तरफ से रेडिएशन की जाती है, दूसरी तरफ से इमेज ले लिया जाता है, तो जो डैमेज मशीन पार्ट होता है उसका पता चल जाता है, इमेज आ जाता है। और उसके अलावा क्रैक्स अंडरग्राउंड इन पाइपलाइंस, अगर किसी पाइपलाइन में अंडरग्राउंड है और क्रैक है और वो कई किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, तो उसमें क्रैक या पिन होल कोई हो जाए तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तो एक्सपोज हो जाए सरफेस पे कोई लीकेज वगैरह तो आसान होता है, लेकिन अगर वो नहीं एक्सपोज हुई और पता चलाना है या पाइपलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो फिर फ्लूइड के साथ ये रेडियो आइसोटोप, स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप्स होते हैं इनके लिए, वो फ्लूइड के अंदर लिक्विड या गैस उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। तो जहाँ से लीकेज हो रही होती है वहाँ से ये रेडियो आइसोटोप भी बाहर आ जाते हैं। बहरहाल जब फ्लूइड गुजर जाता है सारा, तो जो यहाँ से लीक हुआ होता है उसको फिर हम आउटसाइड द सरफेस इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आउटसाइड द सरफेस ना आ रहा हो, पाइपलाइन बहुत ज़्यादा डीप है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इस पाइपलाइन के अंदर इंटर किए जाते हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं, उससे फिर हमें पता चल जाता है कि कितनी दूर जाके जो है ये लीकेज है इनिशियल पॉइंट से। तो इस तरह से क्रैक अंडरग्राउंड पाइपलाइन के अंदर हमें पता चल जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री में यूज़ हो गया, ये एज ए ट्रेसर, ये 3 जगहों पे इसका इस्तेमाल हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल में अभी हमने इसके मेडिसिन में ट्रेसर्स के तौर पे यूज़ किया था, ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है कैंसर और ट्यूमर की। डायरेक्ट बीम जो है वो इस पे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, रेडिएशंस की। जब हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ तक कैंसर फैला हुआ है, और उसके अलावा ये ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, ये भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद आ जाती है कार्बन डेटिंग। पहले थोड़े से प्रोसेस को समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में जब कॉस्मिक रेज इंटर होती हैं, उनमें न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये एक प्रोटॉन एमिट कर देता है फौरन। नाइट्रोजन एक प्रोटॉन एमिट कर देता है, न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है, तो ये एक रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कार्बन कहते हैं, कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद एनिमल्स ने ले लिया। तो किसी भी लिविंग एनिमल में या प्लांट में इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, जो कार्बन 14 है। ये बहुत थोड़ी होती है, लेकिन ये कांस्टेंट क्वांटिटी में, क्यों अगर कम हो रही हो तो ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी में कार्बन 14 हर लिविंग एनिमल में प्रेजेंट होती है। तो जब ये एनिमल डेड हो जाता है, तो अब ये मालूम करने के लिए कि ये कितना पुराना फॉसिल है, ये जो हमें मिला है, तो हम कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ये डेड हो जाता है तो ये फ्रेश कार्बन 14 लेनी बंद कर देता है। तो उसके बाद कार्बन 14 जो है ये डीके प्रोसेस से गुजरना शुरू हो जाती है और वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो
इसमें जो कार्बन 14 है वो फॉसिल में और लिविंग एनिमल में, इसके कंपैरिजन से फिर हमें पता चल जाता है कि ये कितना पुराना फॉसिल है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 जो है वो 5730 ईयर्स है। पोटाशियम आर्गॉन डेटिंग, ये मालूम करने के लिए होता है कि कोई रॉक कितनी पुरानी है। कहीं से ज़मीन से लावा निकला, वो मॉल्टन फॉर्म में था, उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो गया। तो जब वो सॉलिडिफाई हुआ और एक रॉक बन गया तो उसमें मौजूद पोटाशियम, ये पोटाशियम 40 जो है ये भी रेडियो एक्टिव होती है और ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है आर्गॉन में, आर्गॉन 40 में, और ये रॉक में ही रहता है, ट्रैप रहता है, क्योंकि जो रॉक में एटम्स होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के वो करीब करीब होते हैं, उनके एटम्स के बीच में वॉइड इतनी नहीं होती, जगह इतनी नहीं होती कि आर्गॉन 40 का, हालांकि ये गैस है कि ये आर्गॉन 40 उसमें से निकल के बाहर जा सके, तो ये उसी रॉक में ट्रैप रहती है। तो फिर पोटाशियम और आर्गॉन इसकी रेशो जब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये रॉक कब वजूद में आई, आर्गॉन 40 की कंसंट्रेशन से हमें पता चल जाता है कि ये कितनी पुरानी है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।